नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश जनप्रतिनिधि, और इस एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान हैं, जब विधानसभा 2018 के चुनाव हो रहे थे तो तरह तरह की चर्चाएं थी कि चुनाव इस बार बहुत मुश्किल पड़ेगा, वो इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। वो तमाम सियासी बातें चल रही थीं, लेकिन वो खूब लड़े, अच्छे से लड़े और फिर से एक बार विधानसभा पहुंचे। हमारे साथ हैं युवराज दिव्यराज सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बीजेपी से दूसरी बार जब आपको टिकट मिला, तब बड़ी चुनौतियां क्या थीं इस बार? सर्वप्रथम तो मेरे ख्याल से जब हमारा पिछला इंटरव्यू भी हुआ था तो सिरमौर क्षेत्र, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि मेरे लिए एक नया क्षेत्र था। मैं सिरमौर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। सिरमौर में 5 साल मैंने जो काम किए और काम के साथ जितना जनता से इंटरेक्शन हुआ, उसको एक तरीके से जितनी मेरी मेहनत थी उसको प्रूव करना एक चुनौती थी। और विकास के कार्यों को जनता के माध्यम से, जनता के वोट के माध्यम से एक तरीके से माने ये मैं कहूँगा कि जनता ने वोट दे करके मुझे वापस जो चुना, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे उससे मिला है। दिव्यराज जी, मध्य प्रदेश में एक लहर 2018 विधानसभा चुनाव के पहले चली, बीजेपी के खिलाफ की लहर, सत्ता विरोधी लहर। तमाम पूरे प्रदेश में देखा गया, कांग्रेस की सीटें आई, सरकार बनी, लेकिन विंध्य और रीवा इस चीज़ से दूर रहा। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि प्रिपरेशन कांग्रेस की भी अच्छी थी, आपकी भी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रीवा जो है, जहाँ पे था कि इस बार जब पूरा प्रदेश सत्ता के खिलाफ जा रहा है, एक लहर है, लेकिन रीवा रह गया। देखिए, मेरे ख्याल से माननीय शिवराज सिंह जी ने विंध्य को काफ़ी फोकस करके रखा था अपने 5 साल में। वो जब भी रीवा आते थे तो उनका यही हर भाषण में होता था कि अगर वो मध्य प्रदेश में अगर 1 रुपया खर्चा करेंगे तो विंध्य में भी 1 रुपया खर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में विंध्य को के लिए उनका एक अहम उनकी जगह थी। और विंध्य में विकास जितना हुआ है वो पिछले खासकर 5 साल में अभूतपूर्व रूप से पूरे विंध्य में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। और ख़ासकर रीवा ज़िले में तो जिस प्रकार से मेरे ख्याल से विकास की गति रही, गरीबों की जो योजनाएं थीं और घर घर बिजली पहुंचाना, आवास योजना पहुंचाना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट गरीब जनता के ऊपर हुआ, जिसके कारण आज हमारी 8 की सीटें हम खासकर रीवा ज़िले में जीत के आए हैं। 5 साल पहले आप विधायक रह चुके, 1 साल फिर पूरा हो रहा, मतलब 6 साल से आप वहाँ जनप्रतिनिधि हैं। क्या जो प्राइम एजेंडे थे, पिछली बार भी आपसे डिस्कशन हुआ था, कुछ बड़े विज़न थे, कितने हद तक पूरा कर पाए? मेरे ख्याल से लगभग पिछले पंचवर्षीय में जो मैंने अपना एक टारगेट बनाया था, वो मैं कहूँगा 100% तो नहीं हो पाया था, बट ऑलमोस्ट 85% हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। कुछ ऐसे योजनाएं हैं हमको जो अभी करनी है, कुछ सड़कें अभी हमारी बकाया हैं, कुछ हमको नए भवनों की आवश्यकता है। जैसे कॉलेज हमारा बन गया, उसमें भवन बनाना है, हॉस्पिटल का भवन बनवाना है, ITI का भवन बनवाना है। तो इस प्रकार से जो पुराने काम जो हमने शुरुआत किए हैं उनको हमको कंप्लीट करना है। एक आध जैसे हमारी पनियारी घाट बहुत प्रतिष्ठित मार्ग है, उसको हमको करवाना है। शाहपुर रोड है, वो अभी ख़राब पड़ी है, उसको बनवाना है। तो ऐसे अगर हम कहें तो विकास के कार्यों में, बड़े कामों में ये बकाया है। हमारे यहाँ से मेरा सौभाग्य रहा कि सिरमौर विधानसभा, जहाँ से एक भी NH नहीं जाता था, वहाँ पिछले 5 साल में हमने 2 NH वहाँ पे स्वीकृत करा दिए हैं। रीवा डभौरा रोड ऑलरेडी काफ़ी हद तक सिरमौर तक कंप्लीट हो गया है, सिरमौर के आगे का भी काम शुरू होने वाला है। सतना से शंकरगढ़ वाली रोड भी स्वीकृत हो गई है, वो भी जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ऐतिहासिक काम है कि सिरमौर में जहाँ एक भी नेशनल हाईवे नहीं था, वहाँ से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने वाले हैं। ठीक है। दिव्यराज जी, 5 साल कहीं ना कहीं, चूँकि क्षेत्र आपका बहुत बड़ा है, मतलब विधानसभा क्षेत्र जो है बहुत दूर तक है, तराई बेल्ट भी आता है। स्थानीय लोगों से बात करने पे एक चीज़ होती है कि कई ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर वादे किए गए थे। जैसे कॉलेज का आपने अप्रूवल लिया, कॉलेज आया, लेकिन
उस हिसाब से नहीं चल पा रहा। और सरकार की ये कोशिश है कि अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हुई कॉलेजेस में तो जो कॉलेज शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाएं की थी, जीतू पटवारी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ज़बरदस्ती सिर्फ चुनावी वादों के तहत घोषणाएं करी थी, ऐसे कॉलेजों को बंद करने की भी बात होगी। दूसरा, सड़क, गढ़ी रोड का एक मसला है, बहुत खराब सड़क है, शायद उसको लेकर भी है। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं। किसानों की स्थिति आप देख ही रहे हैं लगातार, तो इन पर कितना फोकस होकर काम कर पाए? आपने 3 मुद्दों के बारे में बात करी। एक तो कॉलेज की बात, जैसा आपने कहा, तो नस्टेवा कॉलेज मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में मोस्ट सक्सेसफुल कॉलेज आज नया कॉलेज है। पिछले टर्म माने फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन हुआ उसमें लगभग 150 बच्चे आए और अब सेकेंड ईयर में 400 बच्चे हो गए। तो आज की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में जो नवीन कॉलेज खुले हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर एडमिशन हुआ है तो नष्टिगांव में हुआ है। ठीक है। तो एडमिशन के तौर पर या माने संख्या के अगर तौर पर कहा जाए तो मेरे ख्याल से नष्टिगांव हर तरीके से सही है। दूसरा, आपने जो बात करी गढ़ी रोड के बारे में, गढ़ी रोड मेरे माने पिछले कार्यकाल में ही हमने उसको स्वीकृत करा दिया था। ठेकेदार उसमें काम नहीं लगा रहा था। अभी हमने विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था और अभी 1 हफ्ते पहले से ही उसका काम शुरू कर दिया गया है। निश्चित तौर पर शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से फंड देने में, जो भाजपा के जो विधायकों के क्षेत्र है वहाँ पर देने में थोड़ा सा कतराती है, इसलिए शायद वहाँ पर आ नहीं पा रहा है। तीसरी बात, आपने जो किसानों की बात करी, ये किसानों की बात तो बड़ी विडंबना हमको समझ में आती है कि कांग्रेस सरकार आखिरकार करना क्या चाहती है। मेरी कलेक्टर महोदय से भी बात हुई, सभी विधायकों ने लगभग हर जगह धरना भी दिया कि धान खरीदी हो नहीं पा रही है। पहली बात तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कि लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है। कृषि कर्मण अवार्ड वही स्टेट जीत पाता है जिसके किसान निरंतर उनका प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हर साल हम जो योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो विद्युतीकरण है, चाहे वो नहरों का जाल बिछाना हो, उसके माध्यम से किसानों की जो उपज है वो बढ़ती जा रही है। तराई अंचल में धान का एक कटोरा था पूरा, और वो आज पूरा हमारा सिरमौर बेल्ट में बहुत जबरदस्त इस बार धान हुई। मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा कि धान खरीदी में ऊपर से निर्देश है कि हमको केवल 70% लेना है। माने अगर 100% अगर किसान रजिस्टर है तो हमको केवल 70% के ऊपर से टारगेट दिया गया है। और तो मैंने कहा कि भाई अगर 100% है उसमें से आप 70% लोगे और आप कहोगे किसान को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो हम तो कहेंगे भाई 100 से हम 120% कराएं, ये नहीं कि उसको कम कर दें। ये तो कोई मेरे ख्याल से कोई मतलब ही नहीं बना। तो ये क्या कोई गवर्नमेंट का ऐसा नोटिस है कि ये गाइडलाइन नहीं है, ये पीएस ने ऊपर से निर्देश दिए हैं कलेक्टर्स को। कलेक्टर ने आपसे कहा? हाँ भाई, ये तो आपस का डिस्कशन है, बट एनीवेज तो मेरे ख्याल से सरकार को जितनी किसानों ने मेहनत करके जो अपना धान का उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसको पूरी तरीके से खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से किसानों की अगर हमको आमदनी बढ़ानी है, किसानों को फायदा पहुंचाना है, तो उनकी जो मेहनत हुई है उनकी पूरी लागत उनको मिलनी चाहिए उसके लिए। विधायक जी, आपने मतलब कृषि कर्मठ पुरस्कार की बात की जी। कांग्रेस उस मैटर पे भी अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि उसकी भी जांच कराएगी कि आखिर ये पुरस्कार किस तरह से मिला। किसान आत्महत्या, पिछले दिनों आपको भी पता है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी किसान आत्महत्या को लेकर। तो कर्मठ पुरस्कार भी मिल रहा था लेकिन किसानों की स्थिति तब भी नहीं सुधरी थी। अभी कर्ज माफी जो एक बड़ा मसला है कांग्रेस की ओर से, 20 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये कांग्रेस का दावा है, बाकायदे उनके पास लिस्ट है और सारी चीज़ें हैं। तो वो रिलीफ तो मिला है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे किसान होंगे जिनका किसान कर्ज माफी के तहत कर्ज माफ हुआ होगा। कुछ भी मिल पाते हैं लेकिन अभी तक तो हमको एक भी नहीं मिल पाया कि जो अपनी सर्टिफिकेट दे पाए हो। ज़्यादातर किसानों को तो कह दिए गए कि आपका माफ़ हो गया, लेकिन उनके अभी तक बैंक अकाउंट्स में पैसा अभी तक आया नहीं है। दूसरी बात, किसान जो आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं, तो आत्महत्या तो मेरे ख्याल से 1 साल में सबसे रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश में अभी भी चल रही हैं। दूसरी बात, अगर कांग्रेस सरकार ये कहती है कि कृषि कर्मण अवार्ड पे हमको डाउट है, तो पहली बात तो पहले कुछ जो 2-3 अवार्ड मिले वो तो मनमोहन सिंह जी ने दिए थे, और दूसरी बात किसानों पे डाउट करना ये मेरे ख्याल से घोर अपराध होगा कि कांग्रेस सरकार अपने प्रदेश के किसानों तक पे भरोसा नहीं करती है और वो कहती है कि भाई आप जैसे हमारे यहाँ पे तो ये लांछन लगाया जा रहा है कि यूपी की धान लाई जा रही है।
तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अपमान है किसानों का। किसानों जो रजिस्ट्रेशन करा है तो वहां पर मध्य प्रदेश से ज्यादा रेट में धान खरीदी हो रही है, तो वहां का किसान यहाँ पे क्यों आके बेचेगा। तो ये मेरे ख्याल से कांग्रेस केवल गुमराह करने की बात कर रही है और किसानों के साथ छलावा बस कर रही है। ठीक है, मुद्दों पे आते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पे। सिरमौर में जब मैं नगर पंचायत क्षेत्र में गया, वहाँ लोगों से बात हुई बीच में मेरी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है बस स्टैंड का। आज़ादी के बाद से अब तक बस स्टैंड का कुछ नहीं हो पाया। उम्मीद थी कि विधायक बस स्टैंड को व्यवस्थित कर पाएंगे, बस स्टैंड बन पाएगा, लेकिन अब तक वो स्थितियाँ नहीं सुधर पाई। दूसरा, पर्यटन के लिए विधायक दिव्यराज सिंह ने कितने प्रयास किए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सिरमौर में आपको भी पता है कि टोन्स है, तमाम चीज़ें हैं। तो इनिशिएटिव आपकी ओर से कितना लिया गया, ये दो मुद्दों पर बताइए। पहली बात तो मैं अगर टूरिज़्म के बारे में बात करूँगा, टोन्स पे अगर आप देखेंगे तो पूरे रीवा ज़िले में केवल मेरी ही विधानसभा में 3 पर्यटक क्षेत्र खुले हैं। उसमें मैं नहीं कहूँगा कि केवल अकेला मेरा रोल था, उसमें वहाँ के कुछ लड़कों ने भी बहुत अच्छा काम किया, सर्वेश सोनी वगैरह उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे यहाँ 3-4 वाटरफॉल्स हैं। आपके क्योटी का जो किला है उसका सौंदर्यीकरण दोबारा हुआ, उसका किले का पूरा रखरखाव किया गया। दूसरा, आपका जो घिनौची धाम का वहाँ पर वाटर प्रपात था, उसका हमने उद्घाटन किया था, चुनाव के पहले ही कर दिया था। टोन्स प्रपात जो आपके टीएचपी के अंदर है, वहाँ पर रेलिंग लगा करके, सीढ़ी लगा करके उसका पूरा डेवलपमेंट किया। तो 3 टूरिस्ट जोन हमने वहाँ पे बनवाए हैं। क्योटी किले का वहाँ पर जीर्णोद्धार करवाया है। तो मेरे ख्याल से जितना पोटेंशियल है सिरमौर का, उसको तो हमने पूरा कर दिया है। अब अलग से वहाँ पे टूरिज्म का नया आयाम अगर कुछ शुरू करना है तो निश्चित तौर पर हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे। एडवेंचर टूरिज्म की बात आती है। मैंने भी पिछले टर्म में बात करी थी एडवेंचर टूरिज्म के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लोगों को उसको सिखाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। मैं चाहता हूँ कि अभी कमलनाथ जी का एक बहुत मैं प्रशंसा करूँगा कि वो टूरिज्म के प्रति सजग हैं। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी को ये करना चाहिए कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे शहर हैं जहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म वगैरह हो सकता है, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग अगर आप देंगे तो जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, विदाउट अगर वो प्रोफेशनल नहीं होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, तब तक वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके आया जाए बाहर से, चाहे वो विदेश से लाएँ, चाहे जहाँ से देहरादून वगैरह में जहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म होता है, वहाँ के लोगों को ला करके इनको ट्रेनिंग दी जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे नौजवान पीढ़ी उसमें अपना हाथ डालने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, आपने बस स्टैंड की बात करी। निश्चित तौर पर सिरमौर में जगह का थोड़ा काफ़ी अभाव रहा है, इसलिए वहाँ पे बस स्टैंड अभी तक बन नहीं पाया। मेरा मानना है कि अभी जो नई रिंग रोड वगैरह जो बनने वाली हैं सिरमौर की, NH, जैसे मैंने कहा कि 2 NH आ रहे हैं, तो वहाँ पर जैसा ही सिरमौर को हमको बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं व्यवस्थित करके एक बस स्टैंड वहाँ पर ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। तराई क्षेत्र में, सिरमौर में पिछले साल भी देखा गया, उस समय आपसे बात हुई थी, उस मुद्दे को आपने भी प्रमुखता से उठाया, कलेक्टर से बात की। पेयजल संकट बहुत बड़ा इशू है, मतलब गर्मी आते आते तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसको लेकर कितने प्रयास किए गए? जलाशयों को बनाने के लिए कितना आपने इनिशिएटिव लिया कि नए जलाशय तैयार हों, किसी तरह रेन वाटर को स्टोर किया जाए? इसको लेकर कोई खाका तैयार किया था? मेरे ख्याल से जलाशय को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका तो मेरे ख्याल से नहरों का बनाना था। नहर जिस प्रकार से जो त्योथर फ्लो का जो हमने काम शुरू किया था माननीय शिवराज जी ने, तो नहरों के साथ साथ वाटर टेबल भी बढ़ता है। हमारे क्षेत्र में खासकर जो डभौरा का बेल्ट है वो पथरीला है, हाइट में है, वहाँ पर नहरें नहीं जा पाई हैं। लेकिन हमने पिछले सत्र में माननीय शिवराज सिंह जी ने हमारे ऐसे कई बड़े गांव हैं जहां पर मुख्यमंत्री पेयजल योजना का काम शुरू किया गया। कोनी पंचायत है, भनगवा पंचायत है, खाजा पंचायत है, ऐसे प्रकार के 5-6 पंचायतें हैं जिन्हों में जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं जहां पर पेयजल की अभी टंकियां बना करके हर घर में पेयजल की व्यवस्था हम शुरू करा रहे हैं। 3-4 नए तालाबों का निर्माण हमने शुरू करवाया था, लूप में करवाया था, लेकिन अभी उसके फंड इस सरकार में आना बंद हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा कि जल्द से जल्द ये तालाबों के जो फंड आने थे वो आए और ये तालाब का जो निर्माण जो कार्य शुरू किया था वो पूरे हो जाए, जिससे कि तालाब बन जाए और वहाँ पे लोगों को जो पेयजल की समस्या है उसको उससे निदान मिले। बाकी और भी कुछ समस्याएं हैं, हैंडपम्प वगैरह जो सुधरते नहीं हैं, उनको सुधारने का काम किया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल एक बड़ा मुद्दा है,
और ये था कि व्यवस्थाएं कब दुरुस्त होंगी, बार बार वहाँ से यहाँ रेफ़र कर देना, रीवा भेज देना, इस पर एक बड़ी, क्योंकि नहीं, क्षेत्र सिविल अस्पताल का तो अगर आपको जानकारी है कि नहीं है, सिविल अस्पताल तो घोषित हो चुका था। हाँ मेरे चुनाव के पहले ही हमने उसकी घोषणा करवा दी थी। 5 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत भी हो गया, पिछले सरकार में ही हो गया। हाँ उसकी ड्राइंग डिज़ाइन आ गई है। जो नया अस्पताल है उसमें थोड़ा सा अभी क्या है कि अस्पताल अभी भी अस्पताल के नाम दर्ज नहीं है। हाँ तो उसके कारण अभी उसकी ड्राइंग डिज़ाइन और उसके नाम माने जो आपके उसके विभाग के नाम उसका खसरे में जैसे ही दर्ज हो जाएगा, तो ड्राइंग डिज़ाइन के माध्यम से वो 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। हाँ तो उसका काम टेंडर भी लगने वाला है। हाँ। तो जैसे ही टेंडर लग जाएगा तो सिविल अस्पताल हमारा सिरमौर में बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि अस्पताल तो बन जाते हैं, डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। ये प्रदेश को कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम डॉक्टर्स की भी व्यवस्था कर पाए, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो अस्पताल बना क्या करेंगे। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। वर्तमान सरकार क्या विकास कार्यों में अड़ंगा बन रही है? निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार तो मेरे ख्याल से रीवा को ऐसा लग रहा है कि रीवा को सोचती है कि हम मध्य प्रदेश का हिस्सा ही नहीं है। उनको लगता है कि रीवा की जनता ने उनको वोट नहीं दिया तो रीवा में शायद कांग्रेस है ही नहीं, और रीवा के लोग शायद हमको कभी आने वाले समय में वोट भी नहीं देने वाले हैं। तो विकास कार्य तो पूरे रीवा में ठप हो चुके हैं। ये आश्चर्य की बात है कि पूरे बजट में रीवा को एक भी रोड नहीं मिली, रीवा को एक भी विकास के, न अस्पताल मिला, न कॉलेज मिला, न किसी भी प्रकार की कोई भी योजना एक साल में रीवा को एक भी नहीं दी गई, चाहे वो 8वें विधानसभा में कहीं कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है और चिंता की विषय है कि कमलनाथ जी सोचते हैं कि रीवा शायद मध्य प्रदेश का हिस्सा ही नहीं है। तो वही सिचुएशन नरेंद्र मोदी और कमलनाथ जी पे, जैसे मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार है, तो वो मध्य प्रदेश को फंड नहीं दे रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। अब ये तो कमलनाथ जी का काम है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनका काम है उसको लेकर के आए। हम लोग भी यहाँ से विधायक बने, हमारा भी काम है कि हम सरकार से फंड लेकर के आए। हाँ, तो लड़कर लेकर आए, क्योंकि जनहित की बात जब होती है तो सबसे बड़ी बात यही होती है। तो हम लोग निश्चित तौर पर उसमें चाहे जैसे करेंगे, तो हमने धरने दिए अभी जैसे किसान खरीदी के लिए, तो उसी प्रकार से संघर्ष करके लाएंगे अगर नहीं लाभ देंगे तो। दिव्यराज जी, आप जब विधायक बने थे तो आपने जनता दरबार का एक ऐलान किया था। जनता दरबार शायद लगना भी शुरू हुई थी, अलग अलग जगह कार्यालय खुले थे। थोड़े समय बाद क्या ये चीज़ें कम हो गई या बंद हो गई, ऐसा क्यों हुआ? मतलब पहले ये था कि हर जगह किसी भी तरह से जनता की समस्या सुनना है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, जवा में कार्यालय हो या अलग अलग जगह, फिर धीरे धीरे ये चीज़ कम कैसे? निरंतर मेरा जवा में कार्यालय तो बना हुआ है, वहाँ पे मैं बैठता भी हूँ। निश्चित तौर पर मैं अभी मानता हूँ कि 4-6 महीने से, क्योंकि घर में कुछ वैवाहिक कार्यक्रम थे, इसलिए मैं क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पाया। लेकिन अब जैसे ही मैं खाली भी हो गया हूँ तो क्षेत्र में मेरा पूरा समय रहता है। आज भी मैं वहीं पे रहा हूँ, 12 घंटे वहीं से होके आ रहा हूँ। तो क्षेत्र में अगर मैं ये किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में जितना समय हो सकता है उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम करता हूँ। और ये मुझसे नहीं, आप क्षेत्र में भी जाके पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य पे बात हो गई, शिक्षा और रोजगार, ये एक ऐसा सवाल है कि सरकारों से भी पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री से भी पूछा जाता है, मुख्यमंत्री से भी पूछा जाता है और विधायक से भी पूछा जाता है कि रोजगार के लिए क्या कोई ऐसा ITI की बात हुई थी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। डभौरा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे कुछ प्लांट भी लग सकते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हुई थी, लेकिन धरातल पर चीज़ें नहीं उतर पाई, पलायन नहीं रुक रहा, लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तमाम मतलब सिरमौर क्षेत्र से भी बड़े स्तर पर पलायन है। तो ये समस्या है, इस पर कितना ठोस और पुख्ता होकर काम हो पाया? देखिए, रोजगार निश्चित तौर पर आज युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी मांग है। युवा पीढ़ी में एक तो बहुत बड़ी विडंबना आज देखने को आती है कि किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता है, वो कहीं ना कहीं अपना अलग रोजगार ढूंढ रहा है। उसको हम कैसे स्किल्ड करें और स्किल्ड करने के बाद उसको कहाँ नौकरी दें, एक बहुत बड़ी कठिनाई है। निश्चित तौर पर मेरे खुद के क्षेत्र में मैं अगर कहूँ तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जहाँ पर सिरमौर में हम वहाँ पे किसी प्रकार से इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 3-4 चीज़ हम अगर वहाँ पे करें, एक तो डभौरा की जो आपने बात करी तो वो ज़रूर एक दुर्भाग्य रहा कि वहाँ पर जो कोल का जो अलॉटमेंट हुआ था दोनों ग्रुप्स का, तो वो माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो कोल स्कैम में वो फंस गया दोनों, और दोनों के कोल अलॉटमेंट बंद हो गए, तो इसलिए वो
पावर प्लांट वहाँ नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब वो शायद मेरे ख्याल से ऑक्शन में जा रही हैं उनकी ज़मीनें, तो दूसरे कोई ना कोई वहाँ पर प्लांट शायद आएँ। मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ कर सकते हैं। मेरा बहुत बड़ा ये एक विजन या मेरी एक सोच रही है कि सिरमौर में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि सिरमौर में हमारे पास रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग करके कोई भी प्रोडक्ट हम कहीं भी देश में भेज सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक जहाँ पर हमारे पास मिनरल्स माइनिंग रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ पर एग्रीकल्चर तो अब काफ़ी शुरू हो गया, लेकिन जहाँ पर नहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग को हमको बढ़ावा देना चाहिए। तो कोई ऐसे कोई हमको वहाँ आयात लगाने चाहिए जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के भी हम करें। तीसरा, हम वहाँ पर मिल्क का हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, तो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के माध्यम से वहाँ पर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वहाँ पर मिल्क का कॉर्पोरेशन वहाँ चालू होने वाला है जवा में, पथरौड़ा में कुछ है, वहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग उसको शुरू कर रहे हैं, तो मैं उसको बढ़ावा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये लोग कॉपरेटिव बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से अगर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अगर हम अच्छा कॉपरेटिव बना लें तो निश्चित तौर पर मिल्क का एक अच्छा हम जाल बिछा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा बना सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रेलवे भी है हमारे पास, तो उसको हम कहीं भी उसको भेज सकते हैं यहाँ से। ठीक है। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में मैं कुछ राजनीतिक सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ। एक छत के नीचे दो विचारधाराएं। आप बीजेपी में, पहले कभी कांग्रेस में कुछ समय रहे, फिर आप बीजेपी में आ गए। आपके पिताजी कांग्रेस में, चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में आए, तमाम मोर्चा संभाले हुए थे। वैचारिक टकराव की स्थिति तो निर्मित होती होगी, क्योंकि दो अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग एक ही छत के नीचे हैं। एक ही छत में क्या, एक ही डाइनिंग टेबल पे हम लोग एक दूसरे से बहस कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो सोच की बात है। मेरे पिताजी मेरे पहले से कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस में मिनिस्टर भी रहे, लेकिन मेरे ख्याल से वो पुराने ज़माने के लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग कांग्रेस में हैं और युवा पीढ़ी आज भाजपा में है। तो युवा के साथ पूरा देश है और भाजपा ही देश चला रही है इस समय। भले ही मध्य प्रदेश में गलती से सरकार कांग्रेस की आ गई हो लेकिन मेरे ख्याल से भाजपा की विचारधारा से आज युवा जुड़ा हुआ है और मैं भी मोदी जी और शिवराज जी के साथ जुड़ करके भाजपा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली देश को युवा चला रहे हैं और केंद्र में सरकार है, मतलब दखल उसी हिसाब से। एक सवाल है, इस सवाल पर मैं चाहूँगा अगर आप अपना व्यू देना चाहें तो ठीक है, क्योंकि एक सिर्फ चर्चाओं से निकला हुआ सवाल है, इसका कोई ऑथेंटिकेशन ऐसा नहीं है। चुनाव के दौरान पिता ने धर्म निभाया, सिरमौर विधानसभा चुनाव में वो प्रचार करने नहीं पहुंचे। तमाम ये चर्चाएं हुई इलेक्शन टाइम पे कि उन्होंने मदद की एक तरह से, हालांकि वो कांग्रेस में थे, तमाम हर जगह पहुंच रहे थे, तो ये एक डिस्कशन आया था इलेक्शन टाइम पे। नहीं, मेरे फादर तो मेरे ख्याल से मेरी विधानसभा में कहीं गए भी ना किसी से बात किया, तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरी विधानसभा में गए नहीं, लेकिन जाना न जाना तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस कैंडिडेट उनको बुलाता तो वो जाते या मना करते, वो तो वहाँ इशू आता। अगर वो कैंडिडेट बुलाएगा ही नहीं तो काहे को जाएगा कोई। दिव्यराज जी, जब टिकट वितरण हो रहा था उसके ठीक पहले एक चर्चा हुई एक दिन के लिए, शाम को वो चर्चा हुई, अगले दिन तक फिर घोषणा ही हो गई कि विधायक दिव्यराज सिंह को शिफ्ट करने की तैयारी है, सिमरिया शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, वहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ हुई थी? पार्टी में विचार आते हैं, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ जाएंगे, जम्मू कश्मीर से कहेगी तो वहाँ से लड़ जाएंगे। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। बीजेपी अब सरकार में, सत्ता में नहीं है, विपक्ष की भूमिका में है। तमाम बड़े एग्रेसिव होकर विपक्ष में लड़ाई लड़ी जा रही है। हर जगह के फैसले हो गए, रीवा जिलाध्यक्ष का फैसला रुक गया, निर्णय नहीं कर पाई पार्टी। कहा गया कि आपसी कुछ टकराव हुए, विधायक बट गए, कोई किसी के पक्ष में था, कोई किसी के पक्ष में था, इसलिए फैसला रुक गया। तो क्या आप सरकार में नहीं है इसलिए ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही? मेरे ख्याल से रीवा के अलावा और भी कई जगहों का जिलाध्यक्ष, लेकिन रीवा में ये था कि डिक्लेरेशन हो जाएगा, तमाम चीज़ें एक दो दिन में डिस्कस हो रहा, फिर निकल जाएगा। लेकिन मैंने राजेंद्र शुक्ला जी से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ, कुछ मतभेद ऐसे हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग मत हो सकते हैं, इसलिए शायद डिले हो रहा है। हो सकता है 8 के 8 विधायक बन गए हैं तो ज़्यादा लोगों का दिमाग चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। पार्टी में एक व्यवस्था बनी, कुछ व्यवस्था थोड़ी सी अटपटी इस बार हो गई, एज लिमिट्स ला दिए गए, तो अब देखते हैं पार्टी निर्णय लेगी जल्द से जल्द शायद। ठीक है,
तो अभी ये- हमारा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पाया शायद। हाँ हाँ, वो भी अभी पेंडिंग है। मतलब ये सारी चीज़ें पेंडिंग है। मतलब अब विपक्ष में है तो तमाम मुद्दे भी हैं, अब लड़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक जिम्मेदार विधायक से जनता को यही उम्मीदें होती हैं कि वो लड़कर विधानसभा क्षेत्र के लिए काम कर जाए और नहीं, वहाँ के बिल्कुल, काम के लिए बिल्कुल, लेके आए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे सिरमौर विधानसभा से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बात रखी और तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।